नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज हम बात करेंगे दिल्ली दंगों। धर्म के नाम पर निकली शोभा यात्रा पर धर्म के नाम पर ही पथराव हुआ और उसके बाद धर्म के नाम पर ही दो पक्षों में ऐसा घमासान हुआ जिसकी वेदना काफी समय तक महसूस की जाएगी। देखिए यहां पर आपके सामने दिल्ली दंगों के ये 10 सबूत हम पेश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जहांगीरपुरी में दंगा हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में कहा है कि शोभा यात्रा में रुकावट पैदा करना और उसके बाद हिंसा सुनियोजित थी। इसकी वानगी आपके सामने जो वीडियो सबूतों के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी हर एक तस्वीर ये बताती है कि धर्म के नाम पर अब युद्ध होता है तो पहले वार के बाद लड़ने वाले सभी योद्धा का धर्म हिंसा हो जाता है। तो दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश जहांगीरपुरी में हुई थी, लेकिन गनीमत रही कि हिंसा की पहली लहर के बाद ही पुलिस और सुरक्षा बल एक्टिव हो गए। बहुत तेजी से स्थिति पर उन्होंने काबू पाया। इस हिंसा की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दिल दहशत से भर जाता है। एक पक्ष भक्त को हनुमान की सौम्यता से ज्यादा उनकी उग्रता पसंद थी। शोभा यात्रा के दौरान हाथों में लाठी, डंडे और तलवारें नजर आईं। तो दंगे में शामिल दूसरा पक्ष भी कम नहीं था। दूसरे पक्ष को शोभा यात्रा का उनके इलाके से गुजरना नागवार गुजरा। उन्होंने शोभा यात्रा में रुकावट पैदा की और उसके बाद तो हंगामा शुरू हो गया। इनके हाथों में भी हथियार के तौर पर पत्थर, तलवारें और बंदूक थी। जहांगीरपुरी में हनुमान महोत्सव और जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण कहा जा रहा है। हालांकि कुछ अवसर पर जो तस्वीरें आई वो बेहद भड़काऊ हैं। पुलिस के एफआईआर में जो तथ्य दिए गए उसके अनुसार सबसे पहले हम आपको हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा का रूट मैप बताना चाहते हैं जो यहां पर आपके सामने है। देखिए, जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक से शुरू हुई ये यात्रा और यहां से निकलकर ये बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल रोड से होती हुई के ब्लॉक, कुशल चौक, जी ब्लॉक होते हुए A1 मोटर्स महिंद्रा पार्क पर खत्म होनी थी। सामने आपके ये पूरा का पूरा नक्शा है। शोभा यात्रा के रूट पर सी ब्लॉक रोड भी आता है जहां एक मस्जिद है जिससे कहा जाता है जामा मस्जिद। अब आरोप यह है कि इसी जामा मस्जिद के पास दंगे का मुख्य आरोपी अंसार अपने कुछ साथियों के साथ आया। उसने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करनी शुरू कर दी और उसके बाद हंगामा हो गया। आइए अब हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताते हैं। कैसे समयबद्ध एक एक समय आपको बताते हैं। करीब 4:15 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। अलग अलग इलाकों से होती हुई इसे गुजरनी थी। शाम 6 बजे के करीब यह शोभा यात्रा सी ब्लॉक की मस्जिद के पास पहुंची। 6:05 पर यहीं पर दूसरे पक्ष की तरफ से पहले कहासुनी हुई और फिर यह कहानी हिंसा में बदल गई। 6:15 के आसपास शुरुआती झड़प को रोकने की कोशिश की गई। देखिए यहां पर स्थिति बेकाबू होती गई। हिंसा जे ब्लॉक, पी ब्लॉक, 100 नंबर गली तक पहुंच गई और करीब 6:20 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली कि इलाके में झड़प शुरू हो गई है। 6:40 के आसपास खबर यह आई कि 6 पुलिसकर्मी जो झड़प को शांत करवा रहे थे उनमें से एक को गोली लग गई और इसके अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। करीब शाम 7 बजे पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, हंगामा स्थल पर पहुंच गए और इस पूरी हिंसा पर नियंत्रण पाने में उन्हें करीब 1 घंटा लगा। रात 8 बज चुके थे। 8 बजे के लगभग पुलिस हिंसा पर पूरी तरह से काबू कर पाई। अंदाजा 2-3 घंटे बहुत मुश्किल थे। इस तरह से करीब 2 घंटे तक जहांगीरपुरी में सड़क पर हिंसा का तांडव चलता रहा। यह कोई सामान्य झड़प बिल्कुल नहीं थी जिसमें हाथापाई हो गई हो। इसमें दो पक्ष लगभग लड़ने के लिए हथियारों के साथ तैयार थे। दोनों के पास लाठी, डंडे, तलवारें और बंदूकें, सारा का सारा सामान लड़ने का पूरा था। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसके पीछे अगर कोई साजिश थी तो वो किसकी साजिश थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अंसार और असलम नाम के 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दावा यह है कि अंसार ही वो शख्स था जिसने मस्जिद के बाहर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के साथ झड़प शुरू कर दी और इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच पथराव और हिंसा शुरू हुई। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जा रही शोभा यात्रा और मस्जिद में अजान का समय लगभग एक ही था। दोनों ही पक्षों को आदर्श रूप से अपने अपने आराध्य को याद करना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंसा के मूड में थे क्योंकि लाठी, डंडों, तलवारों और बंदूकों के साथ दोनों पक्षों की पूरी तैयारी थी। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दोनों पक्षों के पास ये सभी हथियार दिखाई दिए।
ये हनुमान जी के जन्मोत्सव की खुशी नहीं, उनकी भक्ति दिखाने के नाम पर तमाशा है। ये तस्वीरें रमजान में अपना मुसल्लम ईमान दिखाने की कोशिश नहीं, ये धर्म के शक्ति प्रदर्शन का पागलपन है। राजधानी में हुआ दंगा शायद पहले से तय न हो, लेकिन आशंकाओं के आधार पर तैयारी तो दोनों पक्षों ने की थी। आप खुद सोचिए कि शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम है। इन बेसबॉल बैट, बंदूक, तलवार, ये किस वजह से? मस्जिद के पास से शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? इतने पत्थर कहां से आए? गाड़ियों में आगजनी क्यों हुई? बंदूक लेकर शोभा यात्रा की भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई गई? इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर मौजूद हूं। कल यहीं पर दंगा फसाद हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उसकी जांच स्पेशल सेल ने की थी, कॉन्स्पिरेसी की, और उस दौरान भी इस कुशल चौक का नाम सामने आया था। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी, जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। ये इस इलाके में बांग्लादेशी काफी रहते हैं सर? हाँ जी। कहाँ पे रहते, किस साइड? ये सी ब्लॉक। ये सामने सी ब्लॉक है ना, इसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। और सब क्या है, ये चारों तरफ की रोड है ना, चारों तरफ जी ब्लॉकों की और सी ब्लॉक की, सारे रोड पर आप जाकर के सर्वे करो, पूरे चलने के लिए एक ई रिक्शा की जगह नहीं है। सारे कैप्चरिंग करके सारे घटने उसमें करते हैं और कवारे का पूरे जाम है, कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। और वहाँ से सारे वही पत्थरबाजी वहीं से किए हैं जुलूस निकलने के। क्या यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? हाँ जी सर, बहुत रहते हैं। रोया बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सर इधर। तो ये देखिए, जो जिस तरह से हमने आपको बताया, और हमारे पास दस्तावेज भी हैं, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में खुलासा किया था कि इसी सी ब्लॉक कुशल चौक से जो शाहीन बाग है और जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर काफी ज्यादा दंगे भी हुए थे, वहां पर इसी इलाके से बांग्लादेशियों को ले जाया गया था और शील्ड के तौर पर वहां दिखाया गया था। त्रेता युग में हनुमान जी भी जब श्री राम की भक्ति में लीन होते होंगे या उनसे मिलने जाते होंगे तो अपनी गदा बाहर रख देते होंगे, लेकिन यहाँ हनुमान जी के भक्तों के हथियार उनके हाथों में ही थे। ये लोग भक्ति रस के न जाने कौन से कवि हैं जिनके अंदर हनुमान शक्ति वाली सौम्यता नहीं बल्कि युद्ध वाली उग्रता है। दिल में नहीं थी लड़ाई झगड़ा करने की, तो फिर वो 3 बार इसी गली में चक्कर लगाया, वो भी नमाज के टाइम लगाया। और बाकी उसके जब हाथ में हमारे कुछ त्योहार हो, पुलिस रहते हैं, उनके इतना बड़ा जुलूस निकला, हाथ में तलवार है, उसमें कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक लड़ाई करने के लोग का मतलब क्या है? कल केवल हनुमान जन्मोत्सव था, लेकिन रमजान का तो पूरा पाक महीना जारी है। रमजान के इस पाक महीने में हाथों में कुरान और मन में उसकी आयतें नहीं। इन हिंसा प्रेमियों के हाथों में तलवार और बंदूक। अब इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये लोग खुदा को याद करते हैं? ये तो बच गया, खैर पर ही पत्थर मार खड़े है, तो ये ऊपर गेट के ऊपर पत्थर मार रहे, ईंटों के ऊपर पत्थर मार रहे, रेडी माँ पर हमें पहले ईंट पत्थर से तोड़ी है, फिर मिट्टी का तेल डाला है, क्या डाला है, उसमें आग लगाई है, उसे आग लगा के नहीं फिर डंडन से और पीट रहे उसे ऊपर से। रेडी को तोड़ा है, हमारी आंखों के सामने तोड़ा को पत्थर मारे, 3 जगह रेदा मार के आए हिंदुओं को, थोड़े से रह गए रैली वाले, उनको मार पीट के आए हमारे सामने। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है पंडित जी, चूंकि यहाँ पर मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो वहीं के ये पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरीके की कल हालात थे और वैसे अमूमन कैसे होते। तो मेरे को कोई आदमी ने बताया, जो भाई साहब आप मंदिर बंद करके आप चला जाओ, अच्छा है, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, आप तो रोहिणी में रहते हो, आप रोहिणी में चला जाओ फटाफट। तो मैंने चला गया इसी टाइम बंद करके। और बाकी जो है हिंदू मुसलमान जो भी है यहाँ पे सब एक साथ में मिलकर हमारा मंदिर में भी आता है, जाता है, सब कुछ करता है ये लोग। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
जहांगीरपुरी में हिंसक लोगों को असली शक्ति दिखाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सामान्य लोगों को बातचीत के जरिए शांत किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में कल जो बवाल हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने यहाँ देखिए दोनों जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है और अपील की जा रही है कि अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। किसी तरह के वीडियो हैं, साक्ष्य हैं तो वो शेयर करें और साथ ही लोगों से भी पूछा जा रहा है कि अगर घटना जो हुई है, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, पुलिस के साथ साझा करें। और लोग भी अपनी बातें जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। और दोनों समाज के लोग देखिए, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और उस पूरे जो हालात थे उसके बाद तनाव कैसे कम किया जाए, ये अपने आप में ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जाहिर है शांति और सद्भाव तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दोनों समाज के लोगों को साथ न लेकर के चला जाए। दिल्ली में हुए इस दंगे में नुकसान झेलने वाले वो लोग थे जो इसमें शामिल नहीं थे। वो ना तो शोभा यात्रा में मौजूद थे, ना ही वो मस्जिद के आसपास थे। वो तो अपने अपने काम में व्यस्त थे। कल पूरे इस इलाके के अंदर एक बड़ी जबरदस्त मॉब की तरफ से पथराव जो है वो रामनवमी की जो हनुमान जयंती है उसकी शोभा यात्रा पर किया गया, जिसके बाद जो बड़ी संख्या में भीड़ थी उनके ऊपर पथराव हुए और दोनों तरफ से जब पथराव हुए उसके बाद ये माहौल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, लोगों के घरों, उनके घरों तक पथराव किया गया। यहाँ तक कि जो गाड़ियां गली के अंदर थी उनको भी ऊपर पथराव किया गया, उनको तोड़ा किया गया, उनको टारगेट किया गया। इलाके के लोग हैं, माहौल अब पहले से बेहतर है क्योंकि कल जिस तरीके के हालात थे, रात भर क्या कुछ रहा। जो भीड़ आई तो ये जितनी हिंदुओं की दुकानें यहाँ से वहाँ थी, दुकानों में तोड़ फोड़ करना, उनके गले लूट लेना, उनको मारना पीटना। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उधर एक सब्जी मंडी है, उधर जहाँ पे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। इसके बाद जो महिलाएं सब्जी लेने गई थी उनको भी नहीं इन्होंने बख्शा, उनके ऊपर भी पथराव किया। और इस हमें 40 साल यहाँ रहते हो गया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कितना बड़ा दंगा यहाँ हुआ हो। लेकिन ये हम ये कहेंगे कि पूरा प्री प्लानिंग था, क्योंकि अचानक 1000 लोगों की भीड़ कैसे आ सकती है तलवार लेके, पत्थर लेके। और जो पत्थर फेंके गए वो एक पत्थर तो एक ईंट तोड़ के ले लो भाई, अलग होता है, लेकिन एक ही सेफ के सारे पत्थर थे वो। दंगे भड़काने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार और असलम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। दावा है कि अंसार ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोभा यात्रा में रुकावट पैदा की, लोगों से लड़ाई की, जिसके बाद हिंसा भड़की। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में इस पूरी हिंसा का एक तरीके से मास्टरमाइंड अगर किसी को बताया है तो अंसार को बताया। और अंसार के घर पर ही हम इस वक्त मौजूद हैं, जहांगीरपुरी में, जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ दूरी पर अंसार का ये घर है। मूलतः जो अंसार वेस्ट बंगाल के हल्दिया का अभी बताया जा रहा है, जैसी हमें जानकारी मिली है। और जैसा कि एफआईआर में जिक्र है कि जो अंसार है वही सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और हिंसा भड़की। जो पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि अंसार के परिवार में सभी लोग अभी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, बहुत मुमकिन है कि पुलिस का डर हो। पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ये अंसार क्या काम करता है, किस तरह का इसका व्यवहार है? देखो जी, काम करता मेरे को पता नहीं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। भाई इतना मेल है हमारा इनका। अच्छा, मतलब पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे साथ कोई विवाद नहीं है, कोई बात। तो अभी क्या परिवार के लोग कहाँ हैं? अभी तो यहीं से ही है, थोड़ी देर पहले। अच्छा, मीडिया वाले से जब यहीं पर थे। 3 लड़की हैं, इसके 2 लड़के हैं। हुआ आपके बेटे के बता रही है दिल्ली पुलिस की, उसी ने पूरा दंगा भड़काया। मतलब ऐसा हुआ, रोजा रखा हम लोग, उसका मेरा लड़की भी रोजा रखा, मैं भी रखा। तो अंसार कहीं गया था बाहर, तो आके कह रहा यहाँ जो मंदिर में हरन बजता नहीं, वो उसका ये बोलता है घंटी कितना, वो थोड़ा आवाज सुनाई नहीं देता, बोल के अंसार बाहर रहता है। सुन के आगा उसका जब ये हुआ हरन बजा, आके कह रहा तुम लोग हरन नहीं सुना? बोले ना। बोले हरन हो गया, तुम लोग रोजा खोल लो। तो रोजा खोलने का सुबह से गया था, खाना भी नहीं खाया। लड़की कह रहा थोड़ा खाना खा लो। बोले ना खाना खाऊंगा नहीं। वहाँ से कह रहा कोई लड़ाई हुआ, थोड़ा जाओ मैं बचा लूँ। 10 बजे कह रहा ना, 11 बजे आया था, खाना खा लो ना। बोला हमारे का दिल्ली पुलिस वाला के साथ बैठा है, बैठा कर 12 बजे बोला मेरे लड़के कह रहा घर में आ जाओ। कह रहा मेरे को पुलिस वाला बैठा लिया, आने नहीं दे रहा। भाई इतना बात हो गया, कुछ नहीं बात है। लड़ाई कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग देखा भी नहीं, झाका भी नहीं। हम असलम के घर भी पहुंचे। असलम वो शख्स है जिस पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से पिस्टल भी बरामद की है। असलम के ऊपर 2020 में CAA NRC दंगों के आरोप भी लगे थे।
हम जब उसके घर पहुंचे तो वहां पहले कोई बात करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर कई बातें पता चली। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में असलम के घर के बाहर। पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और आप देखिए यहाँ पर असलम के घर पर ताला बंद है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अभी बेहद गुस्से में हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अकबर अली। अकबर, आप असलम अली को जानते थे? देखो, असलम अली जो है उसकी पैदाइश यहीं की है, लेकिन वो यहाँ रहता नहीं, वो गाँव रहता है। गाँव रहता था? गाँव में सारे बसे हुए हैं, सारे गाँव में बसे हुए हैं। जो है गाँव में ही रहता है। अभी यहाँ पर था या नहीं था वो? अभी जो यहाँ पे कुछ टाइम से है, ईद मनाने के लिए आया हुआ है लड़का। अच्छा, इस पुलिस का कहना है कि पहले 2020 में सीए एनआरसी का जब चल रहा था तो उस वक्त भी असलम के खिलाफ एफआईआर हुई थी। देखो, जब सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस क्या कह रही है नहीं कह रही है मैं वो नहीं कह सकता, उसमें मेरा भी नाम आया था। लेकिन मुझे पता है कि मैं जाफराबाद गया ही नहीं, लेकिन फिर भी जहांगीरपुरी में बैठे बैठे मेरा नाम आ गया जाफराबाद दंगों में, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन किसके इशारों पे काम कर रही है। जहांगीरपुरी में भले ही आपको अभी शांति नजर आए, लेकिन ये फिलहाल अति संवेदनशील इलाका बन गया है। ये वही इलाका है जहां से सीए एनआरसी हिंसा के दौर में बड़ी संख्या में महिलाएं शाहीन बाग और जाफराबाद पहुंची थी। आसपास के लोगों के मुताबिक इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली दंगों की तस्वीरों को देखकर एक नजर में तो यही लगता है कि जैसे दो पक्षों में अचानक से झड़प शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही नजर हथियारों पर पड़ती है तो ये पता लग जाता है कि अचानक शुरू नहीं हुई बल्कि सुनियोजित हिंसा थी। आज तो दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि शोभा यात्रा में खलल डालने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया था। इंसान के हाव भाव से उसकी सोच का अंदाजा हो जाता है। दिल्ली दंगे में मुख्य आरोपी है अंसार और असलम। पुलिसकर्मी की गिरफ्त में मौजूद अंसार का ये वीडियो आप देखिए, किस एंगल से लग रहा है कि ये इंसान दंगों का मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। अंसार हाल ही में आई फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर पोज करता हुआ दिखाई दिया। इस पोज के साथ ये वही संदेश देना चाहता होगा जो फिल्म हीरो ने दिया था कि झुकेगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली दंगों की साजिश अंसार और असलम ने ही रची थी। अदालत में उन्होंने बताया कि अंसार को 15 अप्रैल को यह पता चल गया था कि शोभा यात्रा इसी रूट से निकलनी है और इसी के बाद इसने उसमें खलल डालने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अंसार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, लेकिन अगर इसने ये प्लानिंग की थी तो उसने जहांगीरपुरी में नफरत का ऐसा बीज बो दिया है जिसका फल जहरीला होगा। इन दंगों को अपनी आंखों से देखने वाले लोग तो कम से कम यही मानते हैं। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ वो अगले कुछ दिनों तक यहां की फिजा में जहर की तरह फैलेगा। दुनिया में कहीं भी जब धर्म की श्रेष्ठता और शक्ति की जंग होती है तो हर बार के साथ भाईचारे के धागे में गांठ पड़ जाती है। यहाँ कभी भी, क्योंकि यहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, कभी ऐसा कभी नहीं मैम। दुर्गा पूजा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर यह काली मंदिर है, कभी कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपना अच्छा से जाते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा होता है वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारी गली वाले भी हिंदू हैं, उन्होंने कल हम पे सपोर्ट किया, बोला भाई दरवाजा बंद करो, ये लोग तो देखो फालतू का ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या हम लोगों को सिंग बढ़ा नहीं बढ़ रहा किसी को सिंग? आपका ये कहना है कि यहाँ के कोई नहीं, हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। हम लोग का तो कहना, हिंदू हमारे सगे भाई हैं। भाई अगर खून मिला तो हमारे सगे भाई हैं। हम हिंदू को गले लगाते हैं, ईदों में, बकरीदों में, मुहर्रम में दावत देते हैं, खाना खाते हैं, उनके हम जाते हैं, हम खाना खाते, इतनी मोहब्बत है हम लोगों को। लेकिन ये तीसरे आदमी ने हम मुसलमानों को लड़वा दिया। पहली बार बदनाम करने के लिए, ए बेटा, बदनाम करने के लिए हम मुसलमानों को लड़वा दिया। तीसरे आदमी ने 3-4 पथराव आया, जब हम लोग भर गए। भारत की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक तरफ से अजान की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से घंटियों की धुन बजती है और ये दोनों मिलकर एक ऐसे संगीत का निर्माण करते हैं जो प्रेम की धारा बहाती है। लेकिन जहांगीरपुरी में ये सब जो हो रहा था उसने इस प्रेम की धारा में कट्टरता का जहरीला रसायन मिला दिया। एक दूसरे की शोभा यात्राओं को बड़े चाव से देखने वाले देश में पथराव की एंट्री कैसे हुई,
इसके गवाह वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा। इसमें से एक हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार। इन्होंने इस हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश में किसी दंगाई ने इन पर भी हमला कर दिया। हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे, पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। चाकू, तलवार और लाठी डंडों से हुए इन हमलों की प्लानिंग का अंदाजा दिल्ली पुलिस को भी नहीं था। इसी वजह से 6 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए। इन्हीं में से एक सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा भी हैं। ये भी उस वक्त मौजूद थे जब हिंसा की शुरुआत का पहला पत्थर फेंका गया। पहले मस्जिद पे वो शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी। बाद में फिर पब्लिक आई उसमें सी ब्लॉक साइड। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। दंगे में मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थी। कौन किसको निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहा है, कौन किसको टारगेट करके गोलियां चला रहा है, ये किसी को नहीं पता था। मेदालाल की किस्मत अच्छी थी कि एक दंगाई की बंदूक से निकली गोली उनके हाथ पर ही लगी। ये समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। जब एक बार शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हुआ तो जैसे पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत घर की छतों से भी पत्थर फेंके जाने लगे। छतों पर पत्थर इकट्ठा करने में वक्त लगा होगा, मतलब ये कि पथराव की साजिश पहले से थी। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे और कांच की बोतलें थी और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वो आसपास के कुछ ब्लॉक में भी फैली। फिलहाल इस इलाके में दहशत इस बात की है कि कहीं ये दंगा फिर से न भड़क उठे। उस टाइम इधर से वो यात्रा निकल रही थी और जैसे इधर से पथराव आया, सब भागे जान बचाकर। सबने गेट वेट बंद कर लिया और हम लोगों ने भी गेट बंद कर लिया। वो इतनी दहशत थी कि पूछो मत। बच्चे तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। दंगे के दौरान जो सड़क पर थे वो दंगाई थे, लेकिन जो घर के अंदर मौजूद थे वो इस बात से डरे हुए थे कि इस उपद्रव के बहाने कहीं ये दंगाई घर में न घुसे। हमारे बचाया था, बच्चे मैंने अंदर करे, ताला लगा कर मैं छत पे लेके बच्चों को चली गई। जब ताला बंद करके नहीं है। अच्छा, मतलब आपने ताला बंद कर दिया? ताला बंद करके नहीं, छत पे चढ़ गई, बच्चों ने छोटे को लेके नहीं है। जहांगीरपुरी में सतही तौर पर शांति नजर आती है, लेकिन लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की वजह से सामान्य लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दंगे की फिराक में बैठे दंगाइयों में डर ये है कि न जाने कब उन्हें उनके ही घर से उठा लिया जाएगा। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में धर्म के नाम पर युद्ध छिड़ा था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम आपको यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में लेकर आइए चलते हैं, जहां रूस के हमलों के बीच आज तक की टीमें बिना डरे बिना रुके जांबाज रिपोर्टिंग कर रही हैं। रूस ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के 18 शहरों पर हवाई हमले करके उसे बर्बाद कर दिया, वहां से आज तक की टीम युद्ध का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रही है। आज रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा समय भी आया जब हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ज़ेपोरिज़िया में युद्ध के मैदान में फंस गईं, क्योंकि इस दौरान रूस के हवाई हमले शुरू हो गए। रूस के हमलों के बीच देखिए मौसमी सिंह की ये जांबाज रिपोर्टिंग। Now attack! How far are the Russian troops? Can you ask how far are the Russian troops? So here you can see that
the attack is happening. We will have to move and the Russian troops are very close. यहाँ से बहुत करीब है और हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारे कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा लगातार ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं और हम लोग के लिए यहाँ पे रहना खतरे से अब खाली नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत करीबी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को रास्ता बता रहे हैं। यहाँ पे निकोलाई जैसे बहादुर अफसर है जो लगातार जमीन पर लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि ये हकीकत दिखाना भी बेहद जरूरी है। स्लावा यूक्रेना। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से हम लोग को लगातार मिसाइल्स के हमले की आवाज आ रही है और बहुत करीब गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। We have to go very fast. There is a lot of bombardment that is happening. Plumes of smoke, bombardments, missile attacks is what we see in this in the backdrop. Continuously, you can see that there are missiles, bombardments in that Orho village, which is full of civilians. स्कूल की चौखट बनी है रणभूमि। ये स्कूल का एक फाटक है जहां से बच्चे रोज स्कूल जाते थे और जहां हम खड़े हैं ये जो गड्ढा है ये यहाँ पे बम गिरा, 12 घंटे नहीं हुए बम गिरे हुए, जहां से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से देखिए आप पूरी लोहे की सरिया इस तरह से पूरी टूट गई है। ये वो स्कूल है जहां पे लगातार शेलिंग हो रही है और टाउन में और पूरी शीशे टूटे हुए हैं। ये तस्वीरें दोबारा लगातार जिस तरह से दोहराई जा रही हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पे, ये हर एक तस्वीर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे शीशे तितर बितर पड़े हुए हैं। बड़े चाव से विक्टर ये दरवाजा खोलते थे और अपने मेहमानों को ड्राइंग रूम में लेकर आते थे, लेकिन अब इनके ड्राइंग रूम का हाल ऐसा हो गया है कि किसी को लाने लायक नहीं रहा। और क्योंकि युद्ध छिड़ा है इसलिए ऐसा गदर इनके घर पर टूटा कि अब कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को ये बटोर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से घर छोड़ के जा नहीं सकते और कैसे एक तरीके से रह के मर रहे हैं विक्टर। यहाँ पे पूरा घर जो है आपका तबाह हो गया, मिसाइल गिरी थी यहाँ पे और ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है। यहाँ से आप आइए भीतर तो सारा घर इस कमरे में समेट रखा है उन्होंने। कहते हैं आज त्योहार है, बहुत कुछ ये साफ करना चाहते थे पर उम्र ऐसी है, उम्र 75 साल है और क्योंकि पूरा घर ढह गया इसलिए इस कमरे में ये किचन है जो उनका घर भी उनका बिस्तर भी बन गया, उनका बेडरूम है, उनका ड्राइंग रूम है, उनका किचन है और ईस्टर का दिन है। यहाँ पे उन्होंने कुछ खाना बनाने की कोशिश की है, कह रहे थे कि आज त्योहार है। मैंने प्रार्थना की, कोशिश की कि कुछ डबल रोटी और मैं चाय बनाऊं। मैं साफ करने की कोशिश करता हूं पर कितना साफ करूं। और घर के बाहर की आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे किस तरह से एक मिसाइल ने कहर ढाया है जिससे पूरी दहशत फैली हुई है। उनके पूरे कपड़े गंदे हैं, साइकिल एक है उससे किसी तरह से जाके जो भी राहत की सामग्री होती है वो लेके आते हैं। और ये आप देखिए कि ये उनका घर है जो कि यहाँ पे मिसाइल गिरने से बिल्कुल आगे से टूट सा गया है और यहाँ पे अब ऐसे हालत हो गई है कि सामने से बिल्कुल जो है घर खुला हुआ है और जाहिर तौर पे विक्टर इतनी सर्दी भी हो रही है, बारिश भी होती है पर उनके पास कोई आसरा और कोई राहत नहीं। ऊपर से ये खौफ है कि कब रूसी सेना आके अपना आतंक इस गांव में फैलाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ के गांववासी घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है।
इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन की हिम्मत अभी टूटी नहीं है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और इसीलिए वो नाटो देशों से सैन्य मदद का इंतजार कर रहा है और इसी बात का फायदा उठा रहा है रूस। हथियारों की देरी के कारण से यूक्रेन के 18 शहर मिट्टी में मिल चुके हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक मैप जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि रूस के हमले में यूक्रेन को कौन कौन से शहरों में नुकसान पहुंचा और ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हम आपको बताएं, इनमें इवानो, यहां देखिए आप, ये नक्शा है वही फ्रैंकोविस्क, लवीव, लुस्त, ज़ाइटोमीर, विनिस्तिया, कीव, चेर्नोहिव, सुमी, पोल्टोवा, खार्किव, क्रामोतोस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, नाइप्रोनोवा, ओकोवा, मिकोलीव, ओडेशा, ये यूक्रेन के वो शहर हैं जिसे रूस ने अपने हमलों से दहला दिया है और इनमें कई शहरों में रूस की तरफ से भीषण हमले इस समय भी हो रहे हैं। इनमें कीव शामिल है जो कि यूक्रेन की राजधानी है और इस मैप में वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर रूस की सेना का जबरदस्त कब्जा है। रूस के नियंत्रण में आने वाले शहरों में खार्किव के कुछ इलाकों में इज़्याका, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, वोहल्सवोखा, मोटिप्योल, खैरसान शामिल हैं। इसके अलावा वो इलाके भी जहां यूक्रेन की सेना भयानक युद्ध लड़ रही है, जिसमें मिकोलीव के कुछ इलाके, क्रामोतोस्क और नाइपर नदी से जुड़े हुए कुछ इलाके भी शामिल हैं। इस मैप के द्वारा आइए ये समझ सकते हैं कि रूस किस तरह से पूरे यूक्रेन पर हमले कर रहा है और उसे रोकने में फिलहाल यूक्रेन नाकाम सिद्ध हो रहा है। पुतिन को भड़काने का खमियाजा भुगत रहा है कीव। बोरिस जॉनसन को कीव में घुमाने का और बाइडेन को आमंत्रित करने का अंजाम भुगत रहा है कीव। जिस कीव में जेलेंस्की दुनिया भर के नेताओं के साथ मुस्कुरा रहे थे, अब वही कीव पुतिन के गुस्से की आग झेल रहा है। एक बार फिर कीव ही नहीं, पूरे यूक्रेन में दहशत का सायरन बज रहा है और कीव बमबारी से गूंज रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में एक बार फिर रूस ने हवाई हमलों में बमों की बौछार कर दी है। लोगों के घरों पर लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो डराने वाली है। हमारी कार बाहर खड़ी थी, बाहर 2 रॉकेट आकर गिरे। हम ये नहीं समझ पाए कि ये रॉकेट किस तरफ से आए। हमने कुछ देर अंदर इंतजार किया और फिर बाहर आए तो देखा सब कुछ तबाह हो गया है। तभी तीसरे रॉकेट का धमाका हुआ जो सबसे जोरदार था। कीव के बाहरी इलाकों में भयंकर बमबारी की वजह कुछ और नहीं, बाइडेन की ओर से दिया गया बयान है। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. बाइडेन कीव आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने इस चुनौती का जवाब रॉकेट हमलों से दिया और अब अमेरिका की ओर से आए आधिकारिक बयान के मुताबिक बाइडेन का कीव जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन नहीं जाएंगे। हालांकि बाइडेन ने खुद ही कीव जाने की बात बोली थी। पुतिन के ताजा हमलों ने बाइडेन को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस इस बात से भी नाराज है कि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं। इसको लेकर भी रूस ने अमेरिका और नाटो को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक राजनयिक पत्र के हवाले से रिपोर्ट छपी है कि रूस अमेरिका और नाटो देशों से इस बात के लिए नाराज है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस पत्र में रूस की तरफ से लिखा गया है कि हम अमेरिका और उसके सहयोगियों से कहना चाहते हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को तुरंत बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को अप्रत्याशित खतरा होगा। पत्र में यह भी लिखा गया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता जंग की आग में घी डालने का काम कर रही है। रूस ने पहली बार अमेरिका और नाटो देशों को बड़ी चेतावनी जारी की है और अगर यूक्रेन को सैन्य मदद मिलना जारी रहा तो स्थिति परमाणु युद्ध तक बिगड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और नाटो देशों को धमकी देने के अलावा रूस ने यूक्रेन पर हमले भी बढ़ा दिए हैं।
कीव के अलावा खार्किव में भी रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले की एक तस्वीर में खार्किव के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में 2 बार बमबारी होती दिखी। पास के सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई, जिसमें धमाके के बाद लोग भागते हुए दिखाई दिए। रूस के ताजा हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है। खबर है कि रूस की बमबारी रिहायशी इलाकों में हुई है। हम तो यहाँ पार्किंग कैमरा लेने आए थे, लेकिन तभी हमारी कार पर मिसाइल ने हिट किया। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हालात हैं। यहाँ काफी धमाके हुए हैं। मैंने खुद 2-4 धमाकों की आवाज सुनी, जिसमें से कुछ हमारे घर के आसपास आप देख सकते हैं। खार्किव के कुछ इलाकों में भीषण जंग चल रही है। यहाँ के हालात देखने के बाद रूस के कहर का अंदाजा होता है। खार्किव के इन इलाकों में टूटी फूटी गाड़ियां, सड़कों पर बमों से बने गड्ढे और खून के निशान मिल रहे हैं। हालांकि खार्किव रीजन के कुछ हिस्सों में जहां यूक्रेनी सैनिकों का नियंत्रण हो चुका है, वहां पर जले हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। सुमी का वो इलाका जहां काफी लंबे समय तक रूसी सेना का कब्जा रहा। दावा है कि अब रूसी सैनिक जा चुके हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है और रह रहकर अब भी रूस की ओर से हवाई हमले किए जा रहे हैं। हमारी कार बाहर खड़ी थी। बाहर 2 रॉकेट आकर गिरे। हम ये नहीं समझ पाए कि ये रॉकेट किस तरफ से आए। हमने कुछ देर अंदर इंतजार किया और फिर बाहर आए तो देखा सब कुछ तबाह हो गया है। तभी तीसरे रॉकेट का धमाका हुआ, जो सबसे जोरदार था। सुमी के लोग जिस तरह से कब्रों का जिक्र कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती तस्वीरें हमने बूचा में भी देखी हैं। यहाँ पर चर्च की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। ऐसी तस्वीर खेरसन से भी आई। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में कब्रें नजर आ रही। यूक्रेन को लगा था कि रूस पीछे हट रहा है, लेकिन रूस के पीछे हटने के बाद शहरों में बर्बादी की जो तस्वीरें आई, उससे यूक्रेन को गहरा सदमा लगा है। ये हालात अभी और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रूस के हमलों की दूसरी लहर और भयानक हो गई है। कीव से राजेश पवार, गौरव सामंत, ज़िपोरिजिया से मौसमी सिंह और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस के हमलों के बीच अब आइए आपको मारियुपोल लिए चलते हैं, जहां पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूस के हवाई हमलों में मारे गए लोगों की लाशें अब भी मारियुपोल की सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें उठाने वाला तक कोई नहीं। इस शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेन की सेना मारियुपोल पर कब्जा वापस लेने का प्रयास कर रही है। हमारी संवाददाता गीता मोहन मारियुपोल में ही मौजूद हैं और वहां स्थिति क्या है, इसकी ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गीता दिखा रही है। ये आज का मारियुपोल खंडहर में तब्दील, पूरी तरह खामोश। इमारतों के नाम पर मलबा है, सड़कों पर अभी लाशें पड़ी हुई हैं। यूक्रेन का यह औद्योगिक शहर अब रूस के कब्जे में है। रूस का दावा है कि आने वाले दिनों में मारियुपोल से यूक्रेन के निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। मारियुपोल जो रूसी और डोनेस्क पीपल्स मिलिशिया के अंडर आ गया है, वहां पर ये जो नीले और पीले रंग नजर आ रहे हैं, कुछ समय में नजर नहीं आएंगे। रूस ने ये साफ कर दिया है कि जो इलाके डॉनबास के अंडर आता है, वो वापस नहीं जाएगा यूक्रेन में। युद्ध के शुरुआती दौर में ही रूस मारियुपोल पर कब्जा करना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह पर कब्जा करना, जिससे रूस को 2 फायदे दिखाई दे रहे थे। पहला, यूक्रेन के समुद्री व्यापार पर कब्जा, और दूसरा, क्रीमिया से रूस के कब्जे वाले क्षेत्र लुहांस्क और दोनेत्स्क तक सीधा जमीनी रास्ता मिलना। इसलिए मारियुपोल रूस की हिट लिस्ट में था। यही वजह है कि रूस ने काला सागर से लेकर फाइटर जेट के हमलों से पूरे शहर को खंडहर बना दिया। यूक्रेन का दावा है कि मारियुपोल में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं और रूसी फौज का कहर अब भी इस शहर पर टूट रहा है। कुछ दिन पहले मारियुपोल पर रूस ने केमिकल अटैक का रिहर्सल किया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी। लेकिन यूक्रेन की अजोव बटालियन अब भी मारियुपोल पर कब्जा करने के मकसद से ही रूसी फौज के खिलाफ जंग लड़ रही है। हम यहाँ मारियुपोल की एक सड़क में हैं और हमारे पीछे देखिए आप तबाही का जो मंजर है। लड़ाई लगातार चल रही है, दोनों तरफ से बमबारी लगातार चल रही है
जो यूक्रेनियन साइड है वो ग्रैड सिस्टम्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस रोड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, जो ग्रैड्स यहाँ पे हिट किया था उनको अब रिमूव किया जा रहा है ताकि ये रास्ता साफ किया जाए। बहुत सारे घर भी हैं जहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं, वो इन ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, दिखाते हैं अगर उनके वहां पर भी ऐसा कोई सिस्टम है जिसको निकालने की जरूरत है। इसके अलावा ये लोग डी माइनिंग भी कर रहे हैं, काफी जगहों में माइंस लगे हुए हैं और डी माइनिंग की जरूरत है। तो जहां जहां इनको नजर आ रहा है वहां वहां ये लोग क्लियरेंस करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और हमें कहा गया है कि रास्ते को ना छोड़े, रास्ते से बिल्कुल इधर ना उधर ना हो, क्योंकि अभी भी ये पूरा इलाका सेफ नहीं है। लड़ाई चल रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मंजर काफी भयानक था। अभी भी काफी सारे बॉडीज हैं जो रास्ते में पड़े हुए हैं और अभी उन्हें क्लेम नहीं किया गया है या फिर उन्हें उठाया भी नहीं गया है, अथॉरिटी से भी नहीं और परिवार वालों से भी। यूक्रेन ने जिस तरह से अब तक इस युद्ध में अपनी ताकत झोंकी है, उसका अंदाजा न पुतिन को था न ही दुनिया को। ऐसे में अब पूरी आशंका जताई जा रही है कि रूस इस युद्ध को जीतने के लिए यूक्रेन पर नरसंहारक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका ट्रेलर वो मारियुपोल में दिखा चुका है। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।